हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 को कवर करेंगे और इसमें आज हम लोग दो मुख्य चीज़ को कवर करेंगे। एक जो किताब है इंडिका, जिसके से खूब प्रश्न आते हैं, भर भर के प्रश्न आते हैं, जो मेगास्थनीज की किताब है इंडिका। और दूसरी जो किताब है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। इन दो किताब से आपके एग्जाम में नेशनल वाला जो पार्ट है वहां से प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए तो चीज़ें कंटेक्स्ट में हो जाएंगी और हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप एक प्रश्न अटेम्प्ट लेंगे कि हु वाज ऑफ द व्यू दैट द मीटिंग हैपेंड बिटवीन अलेक्जेंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर किसके टाइम पीरियड का है? अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी कौन है? धनानंद है। हमने पहले बता रखा है कि धनानंद है, पर स्पेलिंग गलत हो गया ना, धनानंद है, पर कुछ हिस्टोरियन का, कुछ ऑथर्स का यह कहना है कि एक मीटिंग हुई है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में। वो कौन हिस्टोरियन हैं जिनका ये मानना है? वैडल हैं, अल्टिकर हैं, जस्टिन है कि विलियम जोन्स हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। लेट अस स्टार्ट। अगर आप कुछ विषय पर चाहते हैं, फील फ्री टू बी इन टच विथ अस ऑन दिस मेल आईडी। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोगों ने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को अडॉप्ट करते हैं और जैनिज्म में उनके जो गुरु हैं उनका नाम है भद्रबाहु। और भद्रबाहु आप देखेंगे कि ये नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, पर आपको पता होना चाहिए कि भद्रबाहु जो है वो साउथ इंडिया माइग्रेट कर जाएंगे जब डिवीजन होगा तो। और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के मानने वाले हैं और 298 बीसी में सल्लेखना के द्वारा, जिसको आप संथरा भी बोलते हैं, जिसमें अन्न को त्याग दिया जाता है, जैनिज्म में मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका है। और 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की देहांत होती है श्रवण बेलागोला, जो कि हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, वहां पर। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल जो है वो एग्जैक्ट डेट जो है वो 300 बीसी के आसपास है। एग्जैक्ट डेट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। और जो फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल है वो अपने बिहार में होता है और इसलिए ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का पार्ट है। पाटलिपुत्र में पहला जैनिज्म का काउंसिल होता है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो हैं स्थूलभद्र। प्रश्न इससे खूब पूछा जाता है। स्थूलभद्र उसकी अध्यक्षता करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसके चेला हैं? भद्रबाहु के चेला हैं। स्थूलभद्र किसकी अध्यक्षता करेंगे? पहला जैनिज्म काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे। और जो सेकेंड जैनिज्म काउंसिल होता है, यहीं पर आपको बताते चले कि बल्लवी गुजरात में होता है। जो सेकेंड जैनिज्म काउंसिल होता है ये कब होता है? 512 एडी में होता है। अब आप देखिए, ये बीसी ईसा पूर्व और ये एडी ईसा पश्चात, मतलब आफ्टर डेथ की बात है, तो बहुत समय बाद होता है। अगर आप बुद्धिज्म काउंसिल की बात करें तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल। कुछ किताबें ये कहती हैं कि जो पहला जैनिज्म काउंसिल है उसके पैटर्न जो रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, पर इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अभी जैनिज्म का जिक्र हो गया है और जैनिज्म की बात चल रही है, तो बुद्धिमानी ये होगा कि थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में हम लोग रिकैप कर ले। वी नो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एज ऑफ नाउ, पर थोड़ा सा जानकारी रखने में कुछ हर्ज नहीं है ना। थोड़ा सा रिकैप ऑफ जैनिज्म आप देखिए। अगर जैनिज्म को आप देखते हैं तो जैन में तीर्थंकर का सिस्टम है। टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभनाथ या ऋषभदेव। जो अंतिम तीर्थंकर हैं 24वां, उनका नाम है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो है बिहार से रिलेटेड हैं और ऋषभनाथ जो हैं इनका सिंबल जो है वो है बुल। भगवान महावीर का जो सिंबल है वो है लायन। ये दोनों चीज याद रखिएगा। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ये कहा जाता है कि सब क्षत्रिय क्लैन के हैं और भगवान महावीर हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो अपना बिहार की धरती है ये बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है।
अगर आप देखते हैं तो इनका जन्म कुंडा ग्राम में होता है, वैशाली के पास। किस क्लैन के हैं? जनत्रिक क्लैन के हैं। ये किसका पार्ट है? अगर आप मेरा पूरा पीछे वाला लेक्चर देखते आ रहे हैं तो ये अठकुल के पार्ट है, जो आप वज्जी संघ की बात करते हैं। 30 साल की एज में ये चले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट की प्राप्ति करते हैं। और याद रखिएगा, साल ट्री, भगवान बुद्ध पीपल ट्री, ये साल ट्री के निकट इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको कैवल्य बोलते हैं। और उस समय उनका एज 42 है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते तो ये फैक्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है। बट when you are preparing for the state PCS, you don't have the choice, you will have to remember this fact। साल ट्री 13 साल का तपस्या के बाद, चूंकि ये स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फैक्ट। 72 साल के उम्र में पावापुरी, जो कि राजगीर में है, वहां पर इनकी देहांत होती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, इनको कहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है? जिस गांव में होती है उसको कहते हैं जृंभिका ग्राम विलेज। वहां पे भगवान को भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति होती, सॉरी, इनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। एपोलॉजी जगह का नाम है जृंभिका का ग्राम विलेज, जो राजगीर के पास है। और जिस नदी के तट पर होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, उस नदी का नाम है रिजू बालिका रिवर। इस रिजू बालिका रिवर के तट पर ही ये गांव है जहां पर भगवान महावीर को इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि सेल्यूकस जो है वो ईस्टवर्ड बढ़ना चाहेगा। सेल्यूकस जब ईस्टवर्ड बढ़ना चाहेगा, उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रतापी राजा रूल कर रहे हैं। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे हैं। सेल्यूकस को शिकस्त देंगे और सेल्यूकस की बेटी, जिसका नाम है हेलिना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक संबंध हो जाता है। और सेल्यूकस अपना एक एम्बेसडर भेज देता है, जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक किताब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इंडिका। और हम लोग जो सोर्स मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में, वो इंडिका से मिलता है। पर एक चीज यहां पर याद रखिए, जो मेगास्थनीज हैं वो कहां पर रहते हैं? वो पाटलिपुत्र में रहते हैं, मतलब प्रेजेंट डे पटना। तो इनका जो भी बुक में दिया हुआ है इंडिका में, दैट इज नथिंग बट मोर अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पटना। पटना के डिस्क्रिप्शन के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो इसीलिए मेगास्थनीज के बुक के बारे में यह कहा जाता है, इंडिका के बारे में, कि ये पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट ये देखा जाता है कि पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का ये रूपरेखा नहीं बताता है, बल्कि ये पटना का रूपरेखा बताता है, क्योंकि ये पटना के ही इर्द गिर्द रहते हैं और पटना में ही रहते हैं। मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ होम? मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कहते हैं कि इनकी इंडिका में यह कहा गया है कि जो समाज है, जैसे वो 7 क्लास में डिवाइडेड था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समाज जो है 7 क्लास में डिवाइडेड था। एक क्लास था फिलोसफर, दूसरा वर्ग था फार्मर, तीसरा हर्ट्समैन, आर्टिजन्स, मिलिट्री, स्पाई, गुप्तचर और एसेसर्स। मतलब पूरा जो समाज है वो 7 भाग में डिवाइडेड था। जैसे आप देख ही रहे हैं, इन 7 भाग में पूरा समाज डिवाइडेड था। और जो पटना है उसको रूल करने के लिए 6 विभाग था, 6 डिपार्टमेंट थे, जिसको 6 कमेटी भी बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट में 5 लोग रहते थे। इसका मतलब कि पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, 30 मेंबर बॉडी के द्वारा रूल किया जाता था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट पीसीएस एग्जाम। ठीक है, तो 6 कमेटी था, हर कमेटी में 5 मेंबर थे, टोटल 30 आदमी पाटलिपुत्र को रूल करते थे। पर एक जहन में प्रश्न अभी भी उठता होगा कि जब लोग, ऐसा तो नहीं कि उस समय टैक्स, आखिर में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? अगर आप मेन सोर्स ऑफ इनकम देखें तो मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स था। कोई भी सरकार का टैक्स होगा। पर ऐसा नहीं है कि उस समय लोग टैक्स इवेड नहीं करते थे, लोग टैक्स इवेड करते थे। पर जो छठा कमेटी है, जो अभी हमने आपको बताया कि 6 कमेटी देखता था, छठा कमेटी सेल्स टैक्स को देखता था। और अगर कोई व्यक्ति सेल्स टैक्स चोरी में पकड़ा जाता था तो बहुत ही सीवियर पेनाल्टी था, और वो पेनाल्टी था डेथ पेनाल्टी। ठीक है, इंडिका में यह कहा गया है कि छठा कमेटी डील करता था टैक्स से,
टैक्स इवेजन पकड़ाने पर डेथ पेनाल्टी मिलता था। इंडिका में यह भी कहा गया है कि स्लेवरी बिल्कुल भी नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। स्लेवरी वॉज नॉट देयर, बट जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका यह कहना है कि ये मेगास्थनीज जो स्लेवरी की बात कर रहे हैं ये केवल पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, ये पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, डेक्कन तक फैला हुआ है, ईरान तक फैला हुआ है। इनका जो आइडिया है नो स्लेवरी, इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड, इट इज ओनली सेंटर्ड अराउंड पाटलिपुत्र और पटना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्स टैक्स वाला और डेथ पेनाल्टी वाला इशू, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अब हम लोग कौटिल्य के बारे में आएंगे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए कौटिल्य को ही आप क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य को ही आप चाणक्य भी बोलते हैं। आप देखते होंगे कि चाणक्य लॉ कॉलेज वगैरह भी बहुत है पटना में। जो विष्णुगुप्त हैं, जो अर्थ इनका जो बुक है ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है। मतलब कैसा शासन व्यवस्था होना चाहिए इस पर ये जिक्र करते हैं कि सरकार कैसे चलना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री हो, कैसे राजा हो। पर अर्थशास्त्र में एक ये कहा गया है कि राजा के द्वारा बोला गया हर एक शब्द जो है वो कानून है। ये कहता है कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही आपका नियति है, राजा ही आपका भाग्य विधाता है। तो ये चीज अर्थशास्त्र में कहा गया है, यह पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट की जिक्र करता है। देखिए जो अर्थशास्त्र है उसमें सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट है, मतलब जो स्टेट जो है उसके 7 विंग्स हैं। सप्तांग थ्योरी मतलब देयर आर द 7 विंग्स ऑफ द स्टेट। और यहां पर क्या कहा गया है, मेगास्थनीज में कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे कहा गया है कि समाज वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लास। हेयर क्या बात कर रहा है, ये सप्तांग थ्योरी मतलब कौन कौन 7 विंग्स ऑफ द स्टेट हैं। पहला विंग है किंग राजा, दूसरा है अमात्याज मंत्री, तीसरा है जनपद, और जो लास्ट विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस विंग का नाम है मित्र और अलाई। इसको कहा जाता है कि अलाई जो है आपका मित्र जो देश है वो आपका आंख और कान है, उसके साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, और जो आपके जो एलाई हैं उसके साथ आप कभी धोखा नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट की जिक्र होती है कि सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिया गया है। तीसरी बात, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र आप देखते होंगे तो वो एक किताब नहीं है। अगर कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में टोटल जो बुक हैं वो हैं 15। कुल चैप्टर कितने हैं, 180। जो कुछ लोग यूपीएससी वाले हो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए दिक्कत हो रहा होगा डेटा, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये डेटा रटना पड़ेगा। तो दिस अधिकरण वाज लाइक अ बुक। कितने बुक हैं, दिस प्रकरण इज लाइक अ चैप्टर। कि टोटल अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर हैं, तो 180 चैप्टर हैं और 15 किताब है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेगास्थनीज हैं ये पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र नहीं कहते हैं, पाटलिपुत्र तो हम लोग कह रहे हैं ना, ये उसको कहते हैं पालीबोथरा, पालीबोथरा, ठीक है। पालीबोथरा का मतलब होता है सिटी विथ गेट्स, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, क्योंकि अपने बिहार से रिलेटेड और हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज बेटर टू गेट बी प्रिपेयर्ड। तो पालीबोथरा से उसको रिप्रेजेंट या कहा गया है या बोला गया है। अब देखिए थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम इन द मौर्यन टाइम्स क्या रहा है। जो चीफ जस्टिस जो रहा है मौर्यन प्रशासन में, मैंने आपको बताया कि उसको किंग को कहा गया है। किंग ही सब कुछ है, सारा निर्णय किंग लेगा। और जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। एक मामला होता है फौजदारी का मामला और एक होता है दीवानी का मामला। जो सिविल कोर्ट होता है इसको आप क्या कहते हैं, दीवानी। जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसको आप कहते हैं फौजदारी। तो जो सिविल कोर्ट को जो हिट करता था उसको कहते थे धर्मस्थया, और जो क्रिमिनल कोर्ट को डील करते थे उनको कहते थे कंटक
शोधक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछता है कि धर्मस्थया सिविल कोर्ट के जज जो डील करते थे और जो क्रिमिनल कोर्ट के जज डील करते थे उसको आप कहते थे कंटक शोधक। जो लैंड एंड रेवेन्यू है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में मेन सोर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? लैंड रेवेन्यूज, है ना। तो जो लैंड पर टैक्स लगता था बेसिकली आप देखें तो 1/6 to 1/4 ऑफ टोटल प्रोड्यूस लगता था, ऑफ टोटल प्रोड्यूस लगता था। मतलब 1/4 कितना हो गया? मतलब 25% मैक्सिमम टैक्स लगता था कि अगर आपने 100 किलो अन्न उपजाया तो 25 किलो आपका टैक्स लगता था, मैक्सिमम है 25 किलो। पर अगर सरकार, उस समय की जो सरकार है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, आपके इस जमीन पर इरिगेशन की भी फैसिलिटी अगर सरकार देती है तो कहीं कहीं पाया गया है, इंडिका वगैरह में जिक्र है कि टैक्स बढ़ के 33% तक हो जाता था। तो कहने का मतलब है कि ये मैक्सिमम टैक्स लिमिट था। जब सरकार इरिगेशन की भी सुविधा दे देती थी उस समय की सरकार, तो मैक्सिमम 33% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस टैक्स दिया जाता था। अब देखिए, ये तो क्या है? ये प्राइवेट लैंड का जिक्र है, मतलब हमारा और आपका जिस तरह का उस समय होता होगा उसका जिक्र है। पर कुछ जमीन क्राउन लैंड होते थे, सरकार की जमीन होती थी। अभी भी आप देखते होंगे कि सरकार की जमीन होती है, ठीक है। जो क्राउन लैंड था उसको आप कहते थे सीता भूमि, और जो इसको हीड करते थे उसको आप कहते थे सीता अध्यक्ष। ठीक है, उसको आप कहते थे शीत अध्यक्ष या सीता अध्यक्ष। और जो क्राउन भूमि था उसको, मतलब सरकार क्या करती थी? एक बैरन लैंड ली। ठीक है, ये जमीन बैरन है। अभी भी आप देखते होंगे कि आईआईटी वगैरह क्या बनता है? बैरन जमीन पर बनता है। एक बार आईआईटी बन गया, आप उसके बाद देखते हैं कि 900 एकड़ का आईआईटी खड़गपुर है, वो बैरन जमीन था। बैरन जमीन में हॉस्टल है, ये है, बच्चे रहने लगेंगे, 5000 बच्चे, दुनिया भर का गेस्ट हाउस खुल जाएगा, रेस्टोरेंट खुल जाएगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था चमक जाती है। तो उस समय की सरकार क्या करती थी कि उस समय की सरकार इस चीज को करती थी कि बैरन लैंड को लेती थी और इस बैरन लैंड में निवेश करती थी, इन्वेस्ट करती थी। कैसे इन्वेस्ट करेगा? इसको टिल करेगा, इसमें इरिगेशन फैसिलिटी करेगा, इसको कहते थे शून्य निवेश। और जमीन जब फर्टाइल हो गया तो हमको आपको दे दिया। जब हमको आपको दे दिया तो ये क्राउन का लैंड है, फिर इस पे अपना वो टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। सरकार ने क्या किया? एक बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही होता था। तो सीता भूमि और सीता अध्यक्ष का जिक्र हो गया। मैक्सिमम जो टैक्स लगता था 33% लगता था। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम। देखिए, बहुत ज्यादा अपने आप को इंफॉर्मेशन ओवरलोड बिल्कुल मत करिए। देखिए, बीपीएससी कुछ ही एरिया से क्वेश्चन पूछता है और वो एरिया मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, एक होता था आपको, देखिए जो डिपार्टमेंट का हेड होता था ना, डिपार्टमेंट जो हेड होते थे उसको हम कहते थे अध्यक्ष मौर्यन टाइम में। जो क्राउन लैंड था, जो स्टेट का लैंड था, उसको आप सीता बोलते थे, तो उसको जो हीड करता था शीत अध्यक्ष। अब देखिए, एक है पौटवा अध्यक्ष, एक है पान्या अध्यक्ष। जो आदमी कॉमर्स का हीड करते थे, वाणिज्य को हीड करते थे, उसको आप बोलते थे पान्या अध्यक्ष। और जो व्यक्ति वेट एंड मेजरमेंट को हीड करते थे, वेट एंड मेजरमेंट को जो हीड करते थे उसको आप बोलते थे पौटवा अध्यक्ष। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरूर, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब देखिए, ट्रेड एंड द पोर्ट ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम। आखिर में मौर्यन ऐसा तो नहीं है कि केवल लैंड रेवेन्यू से पैसा कमाते थे, बिल्कुल भी नहीं। लैंड रेवेन्यू से पैसा नहीं कमाते थे, ये क्या करते थे? ट्रेड भी करते थे। और देखिए, एग्जाम में बहुत बार जो है, अभी बीपीएससी का ट्रेंड ये रहा है कि वो पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर आप 65th बीपीएससी और 66th बीपीएससी दोनों देखे हों तो मौर्यन जो लोग थे बेसिकली ट्रेड किस चीज का करते थे? याद रखिए, फूड ग्रेन का नहीं था, बेसिकली क्लोथ्स का था। कपड़ा का ट्रेड बहुत ज़्यादा करते थे, प्राइमरली कपड़ा का ट्रेड करते थे। अब भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर क्या है? साउथ ईस्ट एशिया है। पूरा साउथ ईस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है, सिंगापुर फिंगापुर जितना है, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, इधर स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक मौर्यन टाइम में
जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था उसका नाम था ताम्रलिप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ताम्रलिप्ति पोर्ट है अभी कहां पर है? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां है मिदनापुर? वेस्ट बंगाल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट कौन था मौर्यन के समय? ताम्रलिप्ति था। वेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, उसका नाम था भरूच। भरूच से ये ट्रेड करते थे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो ट्रेड का जो यहां पर होता था, है ना। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि भरूच और ताम्रलिप्ति ये दोनों बहुत ही ईस्ट पे और वेस्ट पे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स और द ट्रेड पोर्ट रहे हैं मौर्यन के समय में। तो हमें लगता है कि इतना काफ़ी है। इसके बाद अगर आप देखें तो हम लोग कल बिंदुसार के बारे में, बहुत नहीं है, बिंदुसार को कवर करेंगे और बेसिकली जो है हम लोग का फोकस अशोक पर रहेगा क्योंकि अशोक से खूब प्रश्न आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।